हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 18 ऑफ मई है, 18 मई है। अपना एज ऑलवेज सेशन यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या यूपी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे ये क्वेश्चंस या ये हमारे न्यूज़ जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे अच्छे मार्क्स लाने में। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कर दें और फटाफट आप इसको शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ जाएँ और जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनका अपडेट उनको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और मैक्सिमम इसको आप शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करते हैं, वो ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करता हूँ उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और पीडीएफ हमारे अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कैसे करता है, मैं आपको बता दूँ कि आपके पास नंबर ऑफ पीडीएफ जब होता है, कलेक्शन होता है, कंपाइल डेटा जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हो कंपाइल फॉर्म में होता है, और एग्जाम के पहले अगर आप उसको एक बार रिवाइज करते हो, चूँकि आपने पहले भी पढ़ रखा है और आप रिवाइज करते हो, तो आपके कहीं ना कहीं वो अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे, ये मेरा अदर सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, तो प्रीवियस सेशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था एज ऑलवेज, जैसा कि मैं करता हूँ, और क्वेश्चन पूछा था मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर किन लोगों ने दिया देख सकते हैं। यहाँ पे हम सचिन पांडे जी ने आंसर दिया है। सचिन पांडे जी ने डिटेल में लिखा है कि वी विद्यावती जी को 12 मई 2020 को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है क्या किया गया, उनको प्रमुख चीफ जो है नियुक्त किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो ASI है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में, है ना। ये सारे डिटेल तो अमित सचिन पांडे जी ने डिटेल दिया है। हम बात करें तो अमिता सहगल मैडम ने डिटेल दिया है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। जावेद अली सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है, रिस्पांस किया है। सैफाली जायसवाल मैडम, एज ऑलवेज सैफाली जायसवाल मैडम ने भी आंसर दिया है, रिस्पांस किया है। और मधु मैडम ने जो है मधु मैडम ने भी आंसर दिया है, रिस्पांस किया है। मतलब इन लोगों ने आंसर दिया। देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, आप जब चीज़ें लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप कभी भूलोगे नहीं, मुझे पता है अच्छे से। तो इसलिए मेमोराइज करने के लिए आपको चीज़ें, ये एक्टिविटी करनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और इसका आंसर मैं उम्मीद करूँगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने, ताकि आसानी से जो है, जो आपका एम है, जो आपका जो आप सोच रहे हो अपने करियर में पाने के लिए, आप इजीली उसको अचीव कर लो, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आगे बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन निकल के हमारे सामने क्या आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज यानी ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है। एग्जैक्टली ये बात की जा रही है, किस अनुच्छेद की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। हालांकि पॉलिटी से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, लेकिन अब चूंकि मैंने बताया है कि अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका ज्योग्राफी भी, आपका हिस्ट्री भी, आपका पॉलिटी भी, आपका इकोनॉमी भी, सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें क्वेश्चन बनती हैं कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं आपको एग्जैक्टली इसका मतलब क्या, समझ लीजिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। मतलब इस्लाम में अजान देने की बात तो की गई है, हालांकि यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, बट लाउड स्पीकर से अजान देना ये धार्मिक भाग नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अदालत ने कहा है कि ह्यूमन वॉइस से अजान दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर से अजान ना दें, ऐसा कोर्ट ने कहा है। आगे आप बात कर लें इसके बारे में। कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कोर्ट के जो मुख्य सचिव उनको आदेश दिया है कि जिला अधिकारियों से इसका अनुपालन कराया जाए। कोर्ट ने ऐसा बोला अपने चीफ सेक्रेटरी से, भैया इसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है बोलो फॉलो करें। मामला क्या था मैं आपको बता दूं इसके बारे में। दरअसल गाजीपुर की जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में अजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है गाजीपुर, वहाँ की बात की जा रही है। इसके खिलाफ बसपा सांसद वहाँ के जो है अफजल अंसारी और पूर्व कानून मंत्री रहे हैं जिनका नाम है सलमान खुर्शीद, उन्होंने हाई कोर्ट में क्या कर दिया, इसका याचिका दायर कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उनका मतलब ये था, उन्होंने अजान की अनुमति न दिया जाना धार्मिक स्वतंत्रता व मूल अधिकारों का हनन बताया। किसने? जो अफजल अंसारी हैं और जो वहाँ के जो पूर्व जो है कानून मंत्री सलमान खुर्शीद रहे थे, जो यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लें उसमें कानून मंत्री थे। जस्टिस दो जजों की बेंच ने फैसला क्या सुनाया? जस्टिस शशिकांत जी थे, शशिकांत गुप्ता जी और जस्टिस अमित कुमार जी, दो जजों की बेंच ने फैसला क्या सुनाया कि कहा अजान इस्लाम का अनिवार्य अंग हो सकता है, उन्होंने कहा है, बट लाउड स्पीकर से आप अजान दें ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बात उसमें करी गई है। कोर्ट ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद या उनके प्रमुख शिष्यों ने अजान के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, क्योंकि तब नहीं था, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का उपयोग अजान का आवश्यक और इस्लाम का अभिन्न अंग है। ठीक है ना। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज़ पर रोक का कानून है। ऐसा रोक पर जो कानून बना है, कानून है। सिर्फ वही मस्जिदें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकती हैं जिन्हें अनुमति मिली है, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना। इस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा भी बोला गया। तो इंपॉर्टेंट भैया है अनुच्छेद 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे कर ले हम, तो ये चीज़ है। तो हालांकि जो अनुमति है वो दी गई है, बट लाउड स्पीकर पर नहीं। और लाउड स्पीकर की बात करें तो वहाँ पर जो जिला प्रशासन है उससे अनुमति लेनी होगी, तब वो अजान कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोर्ट ने कब कहा है? ऐसा कोर्ट ने 15 मई को फैसला सुनाया है। आज 18 मई है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ रहा है। चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में सामने क्या निकल के आ रहा है? व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 2 सैटेलाइट्स नेमली सिगयून 201 और 202, यानी कि किस कंट्री ने हाल ही में 2 उपग्रहों को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? सिगयून 201 और 202। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है अपना 2 जो है सैटेलाइट, 2 उपग्रह है जिसका नाम क्या? सिगयून 201 और 202। अब देखो ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जो सिगयून 201 202 है एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। ठीक है ना। ये किसने लॉन्च किया? चाइना ने। चाइना की बात कर लें, सबको पता है वहाँ की जो कैपिटल है चाइना की बीजिंग है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर सी जिनपिंग है, सबको पता है। चाइना की बात कर रहे हैं। और चाइना से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट भी आपके सामने हैं। एशियन यूथ गेम्स 2021 कहाँ होना है? चाइना में। 19th नंबर का जो एशियन गेम्स 2022 है वो कहाँ होना है? एशियन गेम्स 2022 कहाँ होना है? चाइना में। और उसका जो मस्कट है, शुभंकर है, वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। किसका? स्मार्ट ट्रिपलेट्स किसका है? 19th एशियन गेम्स 2022 में होना है। विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ होना है? चाइना में। 2022 एशियन पैरा गेम्स कहाँ होना है? चाइना में। उसका जो शुभंकर है मस्कट वो है फाई। किसका? 2022 एशियन पैरा गेम्स। और न्यू डिजिटल करेंसी अभी चाइना ने लॉन्च किया अपना, जिसका नाम है DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। वहाँ की डिजिटल करेंसी है किसकी? चाइना की। तो चाइना से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट निकल के आ रहे हैं। बाकी चाइना के बारे में तो मुझे हालांकि सब अपडेट रहते हैं चाइना के पार्ट पे, लेकिन ये कुछ एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप पेन डाउन अच्छे से कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हु हैज़ बीन री इंडक्टेड इनटू द नाडा डिसिप्लिन पैनल रिसेंटली। जिन्हें नाडा यानी किसकी बात की जा रही है कि नाडा अनुशासन पैनल पर फिर से शामिल कर लिया गया है हाल ही में। तो हमारे बॉक्सर हैं मिस्टर अखिल कुमार। बॉक्सिंग जो है करते हैं अखिल कुमार की बात करें हम, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया है, जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या किया है? जो कॉमनवेल्थ गेम होता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? मिस्टर अखिल कुमार जी ने। ठीक है ना, गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें, नाडा की बात करें। नाडा क्या होता है? तो सबको पता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है नाडा का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी कल मुझसे एक मिस्टेक हो गया था बाय मिस्टेक, जो AIIV है अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैंने फुल फॉर्म में मुझसे मिस्टेक हो गया था। मैंने वहाँ पे मुझे बताना था जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, मैंने वहाँ बोल दिया था डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
तो वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो उसको काइंडली जो है इग्नोर करिएगा। मैंने हालांकि मेंशन भी किया था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, ना कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक होगा, ठीक है ना। चूँकि वो मुझे याद आ रहा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB याद आ रहा था, बट होगा क्या, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB होगा। फिर से बोल रहा हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, जो मैंने कल बताया था। मैंने बोल क्या दिया था गलती से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, चूंकि वो दिमाग में घूम रहा था ना, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक घूम रहा था, बट क्या था, AIIB। तो होता है, खैर ये मिस्टेक इट्स कह सकते हैं, ये है ना छोटा सा मिस्टेक। चलो खैर, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नाडा के बारे में, फिलहाल बता रहे थे फुल फॉर्म। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये फुल फॉर्म है किसका, नाडा का। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। इसको स्टैब्लिश किया गया था नाडा को 2005 में भैया, 2005 में नाडा को स्टैब्लिश किया गया था। और नाडा का भैया हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में नाडा का, ठीक है ना। ये क्या करता है मैं इसके बारे में बता दूं, तो नाडा जो होता है, ये जो डोपिंग, चूंकि नाम क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ऐसा तो नहीं कि जो प्लेयर है वो कुछ होता नहीं कि कुछ ऐसा कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं जिससे उनका जो गेम है वो और मतलब उनको एनर्जी दे रहा है, तो उस पार्ट पे पूरा नजर रखता है, वॉच करता है नाडा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। डोपिंग करके तो नहीं कोई प्लेयर खेल रहे हैं, बस ये चीज़ें होती हैं। और अगर ऐसा होता है तो उन पर प्रतिबंध लग जाता है, बैन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे सामने, हु हैज डेवलप्ड द सुंदरम वेंटागो एन ऑटोमेटिक डिवाइस टू एड द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। श्वसन प्रक्रिया की सहायता के लिए सुंदरम वेंटागो को किसने विकसित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास की बात यहाँ पे की जा रही है, IIT मद्रास। सुंदरम वेंटागो एक तरह का क्या है, मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर है। श्वसन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। क्या क्यों किया गया है, ये एक तरह के वेंटिलेटर है, श्वसन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जो है विकसित डेवलप किया गया है। सुंदरम फाउंडेशन और IIT ने इसको मिलकर साथ में किया है, जो IIT मद्रास है और एक सुंदरम फाउंडेशन है जो मेडिकल पार्ट बनाया गया है, सुंदरम फाउंडेशन। तो क्या किया सुंदरम फाउंडेशन और IIT मद्रास ने मिलकर इसको डेवलप किया है। बात की जा रही है सुंदरम वेंटागो, एक तरह का क्या है, वेंटिलेटर है जो श्वसन प्रक्रिया में अहम रोल प्ले करता है मजबूत बनाने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तरह का क्या है, वेंटिलेटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 5th नंबर है, रिसेंटली विक्टोरिया फॉल्स हैज़ बीन रीओपन ऑन व्हिच रिवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर फिर से खोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बेजी रिवर। देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल की बात यहाँ पे कर ले हम। जलप्रपात जो है विक्टोरिया, ये कहाँ है, ये जो जम्बेजी नदी है वहाँ की बात है, वहाँ पर ये जो है सिचुएटेड है, स्थित है, जो आपका है कौन सा वाटरफॉल, विक्टोरिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये एग्जैक्टली है आपका, ये आपका है वाटरफॉल जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, विक्टोरिया वाटरफॉल। और ये कहाँ पे है, जाम्बिया में है, जाम्बिया कंट्री है, साउदर्न जो है यहाँ पे लिखा है, वाटरफॉल्स इज अ वाटरफॉल, Victoria waterfalls is a waterfall on the Zambezi River in the southern Africa. It is located on the border between Zambia and Zimbabwe. तो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, हालांकि जाम्बिया में है ये। और जाम्बिया की बात कर लें तो कैपिटल लुसाका है, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है और करेंसी क्या है, कवाचा, जाम्बियन कवाचा, ये है करेंसी। ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर सा जो है चित्र सामने दिख रहा है। ये वाटरफॉल कौन सा, विक्टोरिया फॉल्स है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विक्टोरिया कहाँ पे है, जाम्बिया में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। हालांकि मैं लास्ट PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। योजना है, न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। बात की जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, है ना। किस राज्य सरकार ने न्याय, एग्जैक्टली है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत करने की घोषणा की, आंसर छत्तीसगढ़ की बात यहाँ की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है तो कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप नोट कर लीजिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया। जो विलेज है, विलेज की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, विलेज की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भैया ऐसा किया गया है। और हम छत्तीसगढ़ की बात ताकि वहाँ पे जो बेरोजगारी ना हो और लोग वहाँ के लोकल जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो कम से कम वो काम कर सकें इस पार्ट पे। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट करी गई है लोकल इकोनॉमी को या विलेज की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के। छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम लोग, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है सबको पता है, रायपुर है।
रायपुर। बट इसका जो एक नया नाम है, एक नया जो प्लेस बना हुआ है नया रायपुर, फ्यूचर में कैपिटल हो सकता है छत्तीसगढ़ का, और नया रायपुर का जो नाम है चेंज हुआ है, अटल नगर हो गया है, अटल नगर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए रायपुर का, नया रायपुर का नाम क्या है, अटल नगर नाम है, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, पिन डाउन कर लीजिएगा। और अनुसुईया उइके वहाँ की गवर्नर हैं, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, भूपेश बघेल जी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने एक लॉन्च किया था, एक ऐप सी घाट ऐप लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाए, मतलब इजीली प्रोवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब डिलीवरी के पार्ट पे सी घाट जो है क्या किया था, लॉन्च किया था। और पढ़ाई त्योहार द्वार योजना भी किसने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पढ़ाई त्योहार द्वार योजना। और मैं आपको एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लिक्विड जो है, लिकर की बात की जाए तो होम डिलीवरी शुरू करने वाला पहला स्टेट है छत्तीसगढ़। यानी कि बियर या दारू की बात करें, लिकर की बात कर लें तो उसकी होम डिलीवरी करने वाला पहला स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये चीज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ से। आगे बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने हमारे निकल के आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी हाल ही में जारी रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। शिशु मृत्यु दर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमपी, यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो जो एमपी है इस मामले में क्या है, सबसे वर्स्ट कंडीशन है। यानी कि 1000 पे जो एमपी है, आप जान लीजिए 1000 पर, यानी कि 1000 पर, मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ क्या हो गया ये, जो एमपी है वहाँ पे 1000 पे 48 बच्चे जो है क्या होते हैं, मर जाते हैं। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 48 बच्चे मर जाते हैं। सबसे खराब कंडीशन एमपी की है। और सबसे अच्छी कंडीशन अगर बात करें हम, इस जो शिशु मृत्यु दर है, सबसे अच्छी कंडीशन कहाँ की है, 1000 पर 4 बच्चे केवल मरते हैं। नागालैंड की बात यहाँ पे कर ले हम, तो नागालैंड में 1000 पर केवल 4 बच्चे मरते हैं, 4 बच्चे नागालैंड। बट 1000 पे 48 बच्चे कहाँ मरते हैं, ये एमपी की बात करिए, सबसे वर्स्ट कंडीशन एमपी की है, ठीक है ना। ये चीज़ को आप पेन डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर से यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जो बोला गया, शिशु मृत्यु दर, तो 1000 पर 48 बच्चे मरते हैं मध्य प्रदेश में, और 1000 पर 4 बच्चे मरते हैं कहाँ पे, नागालैंड। सबसे अच्छी कंडीशन नागालैंड की है और सबसे वर्स्ट कंडीशन मध्य प्रदेश की है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो माताएं हैं, या तो बच्चे अपनी वजह से कुपोषण या माताओं के कुपोषण की वजह से जो है मर जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये आपका शिशु मृत्यु दर की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, रीजन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिएगा, मध्य प्रदेश की बात की गई तो जीवन अमृत योजना स्टार्ट किया गया था टू इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको इंक्रीज करने के लिए जीवन अमृत योजना स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश। जीवन शक्ति योजना स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में ही। मास्क वीमेन विल मेक 11 रुपीज़, यानी कि जो महिलाएं हैं वीमेन की बात करें तो वो 11 रुपये पर हिसाब से मास्क जो है बनाएंगी और उसको गवर्नमेंट को देंगी, गवर्नमेंट उसको आगे भेजेगा। टू टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट्स एप्लीकेशन यूज किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर लें। नेक्स्ट है संकल्प योजना, ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द एल्डरली, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वहाँ के, उनको जो है उनके लिए एक संकल्प योजना स्टार्ट किया गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो, वहाँ के कहाँ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और अगेन चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो है जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जन कल्याण संबल योजना स्टार्ट किया है। कहाँ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हैं, लालजी टंडन जी वहाँ के गवर्नर हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। भोपाल कैपिटल है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, टोटल 11 नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका, सब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेन डाउन यहाँ पे आप कर सकते हैं इस बात पे। आगे हम लोग बात करें, हु हैज़ अनाउंस 30% रिडक्शन इन देयर सैलरी फॉर कोविड-19, जिन्होंने अपने वेतन में 30% की कटौती की घोषणा की है कोविड-19 की वजह से, 30% की कटौती की घोषणा की है, उनका नाम बता दीजिए। तो वो है हमारे राष्ट्रपति जी, सॉरी नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी ने जो है अनाउंसमेंट किया है कि अपनी सैलरी का 30% जो है वो क्या कर रहे हैं, कटवाने की घोषणा की है ड्यू टू कोविड-19। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज FRA का मतलब होता है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट होता है FRA 2020, द फॉरेस्ट लॉस
रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स। अच्छा, हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार जंगल नुकसान की दर को घटाकर कितने मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है? तो आंसर 10 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। रिसेंटली रेमी डे और 4 years फ्रॉम व्हिच स्पोर्ट्स, हाल ही में रेमी डी ग्रेगरियो को किस खेल से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर वो साइकिलिंग के थे, साइकिलिस्ट थे ये। ठीक है, कहाँ के रहने वाले जो रेमी डी ग्रेगरियो हैं, फ्रांस के प्लेयर हैं, फ्रेंच प्लेयर हैं, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंच प्लेयर रेमी डी ग्रेगरियो को साइकिलिंग से क्या कर दिया गया? 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और साइकिलिंग के जो है क्या थे? साइकिलिस्ट थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सामने निकल के आ रहा है, हु हैज़ एक्वायर्ड जिफी। जिफी का अधिग्रहण किसने किया? तो आंसर फेसबुक ने किया है। जिफी का अधिग्रहण किसने किया? फेसबुक। जिफी क्या है? एक प्रकार का एनिमेटेड इमोजी बनाता है। एनिमेटेड जो है, एनिमेटेड क्या बनाता है? इमोजी बनाता है। तो इसका जो है एक्वायर किसने कर लिया? फेसबुक ने। और फेसबुक के बारे में अभी कल ही हम लोगों ने बात करा था। फेसबुक के जो फाउंडर हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग हैं। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक जो है लॉन्च किया गया था, या कह सकते हो इसका आविष्कार हुआ फेसबुक का। ठीक है, और फेसबुक का जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में। फेसबुक ने एक चीज़ मैंने और बताया था आप लोगों को कि उसकी करेंसी लॉन्च किया फेसबुक ने, डिजिटल करेंसी, इसका नाम है लिब्रा। फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है लिब्रा। मैंने ये अपने वीडियो में कल ही बताया था। ठीक है ना। और फेसबुक ने एक जो है कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, आई फॉर इंडिया, कलेक्ट करने के लिए फंड जो है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आई फॉर इंडिया कॉन्टेस्ट जो है स्टार्ट किया था फेसबुक ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड लेजर्ड रिपोर्ट हाउ मेनी % ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर ड्यू टू मदर्स, अच्छा, मेल न्यूट्रिशन। वही हाल ही में जारी लेजर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों की मौत का प्रतिशत कितने % है? या तो खुद की वजह से, तो माँ की कुपोषण की वजह से, तो आंसर 68% है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैंने कहा ना, कुपोषण के शिकार हैं, और कुपोषण होते हैं फिर कहीं ना कहीं जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है, तो फिर अपने कुपोषण की वजह से यानी कि चीज़ें उनको नहीं मिलती है, तो माँ खुद कुपोषित होती है, माँ के कुपोषण की वजह से 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन कल क्या आ रहा है? रिसेंटली जुबैर इकबाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ विच बैंक? तो आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में इसका हेड ऑफिस है। और ये जो है क्या है, इसकी बात कर ले हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और इसके जो न्यू MD जो है बनाए गए हैं वो जुबैर इकबाल जी हैं। ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा आप। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में सामने निकल के आ रहा है कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप? कौन सा राज्य 11वां हॉकी इंडिया सीनियर की मेजबानी का राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप मेजबानी करेगा? तो आंसर अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश, यूपी की बात कर ले हम लोग, तो यूपी जो है मेजबानी करेगा 11th हॉकी वुमेन्स नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप। ठीक है ना, उसकी जो है क्या करेगा? मेजबानी करेगा ये अपना उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक चीज़ और अगर बन जाए यहाँ पे, मेंस का जो होता है पुरुष जो हॉकी होता है उसका मेजबानी कौन करेगा? तो उसका महाराष्ट्र करेगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये वुमेन की बात कर लें, महिलाओं, तो महिलाओं के जो चैंपियनशिप होगा 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप, तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। बट 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल मेंस चैंपियनशिप तो महाराष्ट्र करेगा। तो कौन सा करेगा? महाराष्ट्र करेगा, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने के, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर लें हम उत्तर प्रदेश से। तो फर्स्ट स्टेट हमारा जो है हैव अ जियोटेक कम्युनिटी किचन, गूगल के साथ मिलकर बनाया है। फर्स्ट स्टेट टू हियर थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स यानी वर्चुअल अदालत से सुनवाई करने वाला पहला राज्य हमारा बना उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला हमारा उत्तर प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश। और आरोग्य सेतु ऐप मेड मैंडेटरी हॉटस्पॉट्स एरिया, जहाँ कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी कंपलसरी कर दिया गया हमारे जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी बात कर लें। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है, मैंने कई बार बताया है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? लखीमपुर में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश से। फिर बंगाल की खाड़ी से उठे जो चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? एक चक्रवाती तूफान जो उठा है बंगाल की खाड़ी से, उसका नाम क्या है? देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है आपका अम्फान। इसको नोट कर लीजिएगा,
इसका नाम है अम्फान, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में बता दें, अम्फान के 19 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है, ऐसी बात सामने आई है। 19 मई तक, यानी कल की बात कर लें तो कहाँ से टकराएगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात आज यानी 17 मई से बंगाल की खाड़ी के, यानी कल का न्यूज़ ये है, कल बात कर रहा हूँ मैं, तो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तर उड़ीसा के तट की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के दौरान हवा की गति जो होगी वो 115 किलोमीटर पर आवर होगी, 115 किलोमीटर पर आवर होगी चक्रवात के दौरान हवा की गति, ऐसी आशंका जताई गई है। ये बात कर लें। मछुआरों को 18 से 21 तारीख के बीच समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, ठीक है ना, वहाँ के बंगाल की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 में चक्रवात तूफान आया, इसका नाम बुलबुल था। बंगाल खाड़ी में इससे पहले नवंबर 19 में तूफान आया था, इसका नाम बुलबुल था, नोट कर लीजिएगा, बुलबुल नाम क्या था, बुलबुल था, किसका, जो आया था कब, 2019 नवंबर में, ठीक है। और एक नाम सुना होगा आपने जो मई 2019 में आया था, जिसका नाम जो है तूफान फानी था, फानी आया था, नाम फानी था, 2019 में ही मई में आया था फानी। तो 19 में नवंबर में बुलबुल आया था तूफान, और पिछले साल 2019 में ही मई में फानी नाम का तूफान आया था, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अम्फान नाम है, बंगाल खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवाती तूफान है, नाम अम्फान है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने निकल के हमारे आ रहा है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 17 मई को मनाया गया। ये सबको पता है, विश्व हर साल मनाया जाता है 17 मई को। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए, किसकी इंपॉर्टेंस के लिए, जो टेलीकॉम है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हम पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को जानकारी हो। और डे की बात करें यहाँ पे हम, तो डे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने बात कर रखा है, बता रखा है आप लोगों को, 16 मई को जो है मनाया जाता है, वह भी कल मैंने बताया था आप लोगों को, 16 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल लाइट डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 15 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड फैमिली डे, ये पिन डाउन कर लीजिएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 12 मई को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल नर्स डे, यानी वर्ल्ड नर्स डे। और 11 मई को सेलिब्रेट किया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये सेलिब्रेट किया गया था। इससे ऐसे ही डे से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको डे पूरा पता होना चाहिए, और लिखेंगे आप तभी आपको पता हो पाएगा, ये जान लीजिए अच्छे से आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर है 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये जान लीजिएगा आप। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और आपके सामने हैं, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। क्या गाइडलाइन है, गाइडलाइन जो 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन 4, 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा, पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट। मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी, दूसरा पॉइंट। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों पर, दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जान लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाह समारोहों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, और वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग ही जारी रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति दी गई है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर जो है, बार, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। बोला गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी, जान लीजिएगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा, धार्मिक भीड़ नहीं कर सकते हो, क्राउड नहीं कर सकते हो। अंतर राज्यीय यात्री परिवहन 2 राज्यों के आपसी सहमति के बाद ही शुरू होगा, ऐसा 31 मई का गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन 4 31 मई तक बढ़ाया गया है 31 मई तक, उसका गाइडलाइन है। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, इट्स अ प्रीटी क्लियर, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैंने जो कल डिस्कस किया था उसके बाद पे, हाल ही में किस देश के कोविड-19 रोगियों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। रिसेंटली सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिजीज हैव बीन फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स ऑफ विच कंट्री। तो इज इट चाइना, इज इट इटली, इज इट यूएसए, नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आपको आंसर देना है यहाँ पे जब कल मुलाकात करेंगे हम। बाकी इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि लोगों तक मेरा ये क्लास पहुँचे। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो मैं डिस्कस करूँ उसका अपडेट मिलता रहे। शेयर कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो। बाकी हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।